जय हिंद। देखिए, आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची का ये मॉडल सेट जो दिया हुआ है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन है, मॉडल 1 है, पहला मॉडल का कुछ क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन से आज फिर से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन रह गया था, उसको हम फिर हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है इसमें कि तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है। तनुकरण प्रक्रिया का मतलब पतला करने वाला प्रक्रिया में क्या होती है। ये H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। H प्लस की सांद्रता का मतलब उसमें गाढ़ापन, सांद्रता बढ़ जाता है। तनुकरण का मतलब पतला करना। तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है, विलयन और गाढ़ा हो जाता है या पतला हो जाता है। तो तनुकरण का मतलब होता है छोटा करना, पतला करना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी विलयन तनुकरण जब प्रक्रिया होती है तो वो उसमें सांद्रता की कमी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, पहला में कहता है कि H प्लस में सांद्रता में वृद्धि, OH माइनस के सांद्रता में वृद्धि, H प्लस OH माइनस आयन में सांद्रता में कमी। जी बिल्कुल ये सही होगा, ऑप्शन आपका ये सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। कहने का मतलब है कि कौन सी ऐसे इसमें जो अभिक्रिया दिखाया गया है जो सूर्य की प्रकाश के अगर पड़ने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो देखते हैं हम, AgBr Ag प्लस ब्रोमीन, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये देखिए H2O, ये इस प्रकाश में कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता, हीट से कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। H2 और O2 अलग अलग प्रकाश से नहीं हो सकता। तो होगा क्या, देखिए ये हो जाएगा सही आपका आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को अगर हिट करते हैं यानी उष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना पाउडर बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। ये सॉलिड हो गया, ये गैस बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 का निर्माण किया, है ना। तो ये हो गया सॉलिड और ये हो गया गैस। तो अब आंसर हो जाएगा, यानी कि जब सूर्य के प्रकाश में कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा जाता है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ऑप्शन हमारा कितना सही, सी। अगला क्वेश्चन, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा अपने कुटपाद से, वो अमीबा का कुटपाद होता है अंग, उस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी इज राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन चलते हैं 28 में। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं करता, ये HCl है ना। ये भोजन पचाने में काम आता है। सलेस्मा नहीं करता, पीत नहीं करता, ये तो पित्ताशय से निकलती है। ये पेप्सिन जो हमारा है, पेप्सिन है एंजाइम जहाँ से निकलती है पेप्सिन, ये हमारा काम करता है पाचन की प्रक्रिया में। तो 28 का ये नहीं सही होगा, ये नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, सी आंसर सही है। 28 का आंसर इज सी राइट। चलिए, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। कहने का मतलब कौन सा ऐसा जीव है जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता। तो कवक रहता है, जी बिल्कुल रहता है दूसरे जीवों पे। अमीबा भी दूसरे जीवों पे रहता है, आम तो ऐसा ही दिखाई। कवक और अमीबा, कवक किसी किसी चीज़ पे अपने आप उपज जाता है, जैसे किसी चीज़ पे अपने आप उग जाना, कोई भी खाद्य पदार्थ हो या किसी चीज़ अन्य पदार्थों पे उग जाता है कवक। अमीबा, आम, ये सारे चीज़ है स्वपोषी नहीं है, परपोषी है। तीनों परपोषी की श्रेणी में आता है। परपोषी, ये परपोषी है ना, ये परपोषी है। और ये अमर बेल जो बिना इसका जड़ नहीं रहता है, ये पौधे में लपटा लपटा करके रहता है। इसका तना जो लता जो होता है वो पीला पीला रंग का हल्का होता है, ये अमर बेल है। आंसर इज राइट ए। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 दायां अलिंद और 2 बायां अलिंद में। देखिए, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के कहते हैं। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है ना। देखिए, 31वां क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन कहता है 32 में,
उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र में इसमें दिया हुआ है वायु कुपिका नहीं, वृक्क जी नहीं, वृक्क किडनी हो गया, वृक्काणु। इसमें उत्सर्जन तंत्र में वृक्क किडनी है उत्सर्जन तंत्र, लेकिन क्रियात्मक इकाई इसका क्या है? ये तो उत्सर्जन तंत्र है वृक्क किडनी, लेकिन उसमें क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका गुच्छ है जी नहीं, आंसर हमारा सी सही है, वृक्काणु होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम 33 क्वेश्चन नंबर में आ चुके हैं। कहता है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को किडनी डैमेज हो गया, तो किडनी जब डैमेज हो गया, वृक्क इसको बोलते हैं हम वृक्क जब डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो उसको जो मूत्राशय में मूत्र और ब्लड का कुछ छनाता है वो नहीं छना पाएगा, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? तो उसके लिए डायलिसिस अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना, जिससे मूत्र को छान कर अलग निकाल दिया जाता है और ब्लड को पुनः शरीर में वापस भेज दिया जाता है। इस क्रिया को हम अपोहन कहते हैं। आंसर इज बी। अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जनन की मूल घटना क्या है? युग्मनज बनाना जी नहीं, युग्मनज का बनना जी नहीं, डीएनए की प्रकृति बनना जी हाँ, ये डीएनए की प्रकृति बनना जनन की मूल घटना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पे किस चीज़ का चित्र है उसको देखिए, यहाँ पे चित्र में देखिए किस चीज़ का चित्र है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन आपके पास है बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन, पुनरुद्भवन। इसको मैं देखना होगा। ये चित्र प्लाज्मोडियम का है, ये चित्र प्लाज्मोडियम का है, प्लाज्मोडियम है ना। और ये जो दर्शा रहा है, इसमें जो दिखाई दे रहा है छोटा छोटा भाग, वो प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय जीव होती है। और एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है, एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन बहुखंडन होता है या विखंडन होता है, मुकुलन होता है, पुनरुद्भवन होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा है, देख सकते हैं एक भाग में टूटा नहीं है, यहाँ पे देखिए अनेक भाग में बटा हुआ है ना। तो इसको हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। क्या होता है? बहुखंडन। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। तो आंसर हमारा बहुखंडन है इसमें जी है, आंसर इज ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक मादा युग्मक संलयन नहीं, परागण नहीं, परागण तो फूलों में पाया जाता है। ये परागण संलयन तब होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ये आंसर परागण नहीं हो सकता, अंकुरन नहीं है जी नहीं, ये अंकुरन तो बहुत बाद चला जाता है, संलयन भी नहीं। तो होता क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने से संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, 37 वाला क्वेश्चन का कहता है लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? ये इंसुलिन तो शरीर की वृद्धि और विकास को बढ़ाने वाला इंसुलिन है। प्रोजेस्टेरॉन और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो नहीं हो सकता, प्रोजेस्टेरॉन स्त्रियों में होता है, प्रोजेस्टेरॉन स्त्रियों में होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन इससे यौनारंभ में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें टेस्टोस्टेरोन ये लड़कों में पड़ता है, इसी के कारण लड़कों में यौनारंभ का लक्षण को नियंत्रित कर देता है। जिससे आवाज़ भारीपन हो जाता है, चेहरे पे बाल काना, बहुत तरह की परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन लाता है ना। तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। सौर स्थिरांक का मान कितना है? सौर स्थिरांक का मान कितना है, इसको देखिए। इसके बाद
सौर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सौर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट प्रति स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। जो जैव गैस से बनाया जाता है उसका मुख्य घटक क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड जी नहीं, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, मीथेन है ना। मीथेन का सूत्र होता है CH4। यह है इसका जैव का मुख्य घटक जैव गैस का। अगला क्वेश्चन कहता है महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप 2 मीटर की, यहाँ पे मीटर वाला क्वेश्चन है ना, मीटर वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 किलोमीटर होना चाहिए। इसमें कहता है 2 किलोमीटर, ये मीटर नहीं रहेगा, इसका टाइपिंग में शायद दिक्कत हुआ है। 2 किलोमीटर की गहराई में जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए। तो 2 किलोमीटर की जब गहराई में जाता है तो महासागर का पृष्ठ का तापमान और महासागर के 2 किलोमीटर की गहराई का तापमान, अगर हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, प्राप्त करते हैं ऊर्जा, तो 20 डिग्री सेल्सियस का हमको इसमें अंतर होना चाहिए, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर इज हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, तब तक के लिए अगला मॉडल लाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।